हेलो एवरीवन, हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब भी वैल्यू कंप्यूट करनी है, जिस वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करोगे, नॉर्मली वैल्यू कौन सी होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेलिंग प्राइस। और यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू यदि अप्लाई नहीं हो रही तो रूल्स अप्लाई करेंगे। और कल हमने क्लास के अंदर रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31 पढ़ लिया था। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। यस, रेडी एवरीवन? DSK Limited manufactures a self-designed digital product X at its unit in Maharashtra and supply to the establishment located in Karnataka. The declared value of the stock transfer is 275,000 rupees, COP 320,000 rupees. DSK Limited company is only the manufacturer of this product. Determine the value of supply and calculate the GST payable. सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे। हाँ बेटा, तुम बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्यों? क्योंकि कॉस्ट दी हुई है। डीपी है। डीपी तो फिर कॉस्ट थोड़ी लेते हैं। डीपी तो क्या लेते हैं? ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? तो क्या लेंगे अपन? 2,75,000 रुपीज। पहला ऑप्शन। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सबके पास होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम बताओ। आइडेंटिकल होगी, उसका नहीं होगा तो फिर लोग अभी इसमें ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है? या दे रखी है? जल्दी जल्दी फास्ट करो, टाइम नहीं है। कितना होगा? 370, 320। ठीक है भैया, तुम बताओ सेकंड बेंच। $320 प्लस 10%। रूल नंबर 28 अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। फिर तुम बताओ मिड में। फिर तुम बताओ लास्ट सेकंड बेंच। हाँ, 275 OMV होगा। फिर तुम बताओ लास्ट बेंच कॉर्नर में। हाँ, 320 होगा। चलो, सबके ओपिनियन आ गए। तुम देखो तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कहीं सही प्रोविजन अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। आंसर कोई ना कोई तो सही होगा। तो आंसर क्या? तेल लेने। मैंने हमेशा यही बोला है, आंसर वैल्यू नहीं करता। चलो, यहां पे सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, पहले तो मुझे यही आइडेंटिफाई करके बता दो। डीएसके लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सप्लायर है और रेसिपिएंट कौन है? इसकी कोई इस्टेब्लिशमेंट है जो कर्नाटक में। तो सप्लायर महाराष्ट्र का है, रेसिपिएंट कर्नाटक का है। डीएसके महाराष्ट्र और डीएसके कर्नाटक। मेरा ये तरीके से क्या होगा, इसके इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब डीपी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दी नहीं, अपने को जाना तो ही नहीं। यदि सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन हो, प्रोविजन भी देखते जाओ फटाफट, जिससे कि आपको समझ में आए कि जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ काम आता है कि नहीं आता।
इसलिए हमेशा क्या क्या करो, जब भी कोई प्रोविजन क्वेश्चंस करो आप बार बार प्रोविजन के पीछे मतलब पढ़ते जाओ प्रोविजन को, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका इंटरप्रिटेशन इंप्रूव होगा। और इंटरप्रिटेशन कैसे इंप्रूव होगा, बार बार प्रोविजन पढ़ने से, कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे आपने उसको अप्लाई किया, वो आपको सीखना है। तो यदि सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या सप्लायर रेसिपिएंट क्या है बेटा, डीपी, तो क्या अप्लाई करेंगे आप पेपर, रूल नंबर 28। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? हेलो, कोई कंफ्यूजन? सप्लायर डीएसके मैन्युफैक्चरर, रेसिपिएंट डीएसके कर्नाटक आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स. So rule number 28 is applicable. Another important point, the declared value for the stock transfer मतलब सेलिंग, डीएसके मैन्युफैक्चरर ने कर्नाटक को जो माल बेचा, कितने बेचा, 275। एक्चुअली अपनी ही ब्रांच है तो उन्होंने सेल की जगह बोल दिया ट्रांसफर, एक ही बात है। आप सेल बोलो ट्रांसफर बोलो आपके वर्डिंग है, क्योंकि अपनी ब्रांच होने की वजह से उन्होंने सेलिंग वर्ड बोलने की बजाय क्या बोल दिया, ट्रांसफर बोल दिया। और स्टॉक मतलब माल, तो अपने गुड्स को अपन ने ट्रांसफर किया है क्या प्राइस पे, सोल्ड या ट्रांसफर्ड एट द रेट रुपीज 2,75,000। कोई डाउट टू एनीवन? आवाज नहीं आ रही? समझ में आ रही बात? पहला रूल नंबर 20 आपका तभी अप्लाई होगा जब सेलिंग प्राइस कंसिडर नहीं होगी। इसका मतलब ये प्राइस तो कंसिडर नहीं होगी क्योंकि ये सेलिंग प्राइस, ये ओपन मार्केट वैल्यू का है। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है? हेलो, ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है? जिस रेसिपिएंट का वैल्यूएशन करें उसकी सेलिंग प्राइस नहीं, वो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है? वो समझ में आया? मैं जानबूझ के एग्जांपल लेके इसलिए पढ़ाता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ओपन मार्केट वैल्यू रेसिपिएंट को बेचने वाली प्राइस नहीं होती। रेसिपिएंट को बेचने वाली प्राइस तो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू होती है कि ऐसा ही प्रोडक्ट आप बाकी, तो क्या यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है एवरीवन? ये 2,75,000 रुपीज ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कि मैंने पहले ही बोला मैं आंसर के पीछे नहीं भागता, आंसर ये तेल दे, आंसर नहीं खेलते पर, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हें कौन सा आंसर पता होगा। तभी तो बच्चे एग्जाम हॉल में डरते हैं, मेरे बच्चे नहीं डरते, अपने डर ही नहीं है, क्योंकि अपने आंसर का मतलब ही नहीं है। मुझे प्रोविजन देखना है, ये प्रोविजन है, इसको अप्लाई करना है, दैट्स इट। आंसर झक मार के आए। समझ में आया? 2,75,000 एवरीवन, क्या 2,75,000 तो कंसिडर नहीं हो सकता क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर नहीं होता यदि सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन हो या डीपी। समझ में आ गई बात? आपको लिखना पड़ेगा रूल नंबर 28 के आधार पे पहला प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ ही नहीं है। और यदि क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देखते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको याद नहीं है देखते जाओ रूल नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है। तो फिर यदि ओपन मार्केट वैल्यू यदि अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी का वैल्यू वो दिया हुआ है क्या? वो भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, रूल 30 यहां से आया। ओ हो, तो जिन्होंने डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दिया वो भी गलत है। तभी तो लोग बोलते हुए नंबर नहीं आते, नंबर आई नहीं। अब नंबर के पीछे भागोगे, नंबर के पीछे नहीं भागना, आपको तो प्रोविजन के पीछे भागना। बस ये नहीं खेलना कि आंसर आया। जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम होने के बाद आंसर मैच करते थे, क्या आंसर आया, मैं कभी मैच ही नहीं करता, क्योंकि आंसर यदि सही है तो भी नंबर नहीं आएगा। मजेदार बात, आपने आंसर कैसे कैलकुलेट किया, आपने कैसे प्रोविजन अप्लाई किया, इसको कुछ बच्चे बोल देते परसेंटेज, और मैं बोलता हूं लॉजिक। अब समझ में आया? इसलिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लिख के देखने की जरूरत नहीं है, क्लियरिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के अंदर। क्या होनी चाहिए?
क्लैरिटी इन दी अंडरस्टैंडिंग कि मैं मेरी कोई प्रोविजन यदि अप्लाई कर रहा हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रहा हूं, बस ये। आप स्टेप बाय स्टेप अपनी आप बात बोलो। आपने बहुत बार देखा भी होगा, कुछ लोगों से आप बात करते हो, उनकी बातें समझ नहीं आती है। कुछ लोग आपको बोलते हैं 100% कन्विंस आते हैं, तुम बोलो वही करेंगे, क्योंकि उनकी बातों में रीजन होता है, उनकी बातों में लॉजिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वही आपको यही चीज सीखनी है कि whenever you say something, आपने बोला सीओपी, तो सीओपी नहीं समझा मेरे को, सीओपी बोला कैसे, समझ में आ गई बात? तो मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान देना है जब भी पढ़ाई करो, वाई, किससे पीछे भागना है, क्यों क्यों क्यों। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्यों, आंसर आ गया क्यों, यही क्यों आया। फिर आप जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आपका रिजल्ट पे भी फोकस नहीं है, क्योंकि आपका फोकस क्या है, आंसर्स पे। क्योंकि जब मेरा सी इंटर क्लियर हुआ, मुझे बिलीव ही नहीं था कि मैं पास हो गया, और मैं दोनों ग्रुप क्लियर थे। क्योंकि ध्यान आपका सिर्फ एक ही चीज पे होना चाहिए, प्रोविजंस पे। किस पर? फिर रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आता है। समझ में आ गई बात? तो रूल 30 यहां से आया, और जिन्होंने ओनली सीओपी बोला वो भी गलत है। जब रूल नंबर 30 आप अप्लाई करते हो तो क्या करना पड़ता है? हो सकता है उनका इंटेंशन वही हो, लेकिन पूरा बोलना चाहिए, सीओपी प्लस 10% या 110% ऑफ सीओपी, वो एक ही बात है। और यहां पे कॉस्ट कितनी है, कितना है, 3,20,000 प्लस 10%, कितना आएगा आंसर? 3,52,000। लॉक कर दो एवरीवन। अब इसमें आपकी जो ग्रामर है ना वो ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि सबका अपना अपना इंग्लिश का बैकग्राउंड है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की इंग्लिश बिल्कुल मेरी तरह भाई याद है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने सीक्वेंस सही लिखी है ना, नंबर पूरे मिलेंगे 5 में से 5। आप समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपको ग्रामर आती है कि नहीं आती है। आपको ये देखना है कि आपको प्रोविजन सही इंप्लीमेंट करना आता है कि नहीं आता है, वो प्रोविजन कैसे अप्लाई होगा, पूरा कैसे अप्लाई होगा, उसी पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन? सेकंड पार्ट, what would your answer be, everyone? What would your answer be if the establishment in the Karnataka, establishment कर्नाटक को क्या बोलेंगे अपन? सप्लायर। क्या बोलेंगे? थोड़ी देर बाद तो सही बोल ही देते हो। ठीक है, ये मेरी आदत खराब है, मैंने पहले ही बोला था ना, मुझे बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ये जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर्नाटक है वो क्या है बेटा? रेसिपिएंट। और इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो याद आया प्रोविजो। किसका प्रोविजो? ऑफ रूल 28। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, सर आपको यहाँ पे इतना ज्यादा याद है, हमें तो याद ही नहीं है, क्योंकि मैं रूल नंबर 28, 29 ये तो भी याद हुआ है एज ए स्टूडेंट। याद होना भी नहीं चाहिए, जब आप तो लिख रहे हो, नंबर भी होते हैं, पर एज ए स्टूडेंट रूल नंबर याद मत कर। याद हो जाता है तो अच्छी बात है। टीचर को तो क्या होता है कि यार बैच में वही पढ़ाना होता है, ये टीचर को मत देखो, ये देखो कि जो टीचर आज पढ़ा रहा है क्या उसको उस जमाने में याद था क्या नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो एज ए स्टूडेंट स्टार्टिंग में मत याद करो, लेकिन जब आपके रिविजन एंड एफिशिएंसी बढ़ाते हो तो वो याद हो जाता है, एक अलग बात है, कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें याद करने पर फोकस मत करो। फिर एग्जाम में कैसे लिखे? एज पर एप्लीकेबल लिखना तो पड़ेगा ही ना, एज पर रेलिवेंट रूल ऑफ द CGST रूल 2017। क्योंकि प्रॉपर रूल नंबर याद नहीं है चलेगा, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, एज पर रेलिवेंट रूल ऑफ CGST रूल 2017, दिस इज द प्रोविजन। यदि आपको रूल नंबर याद नहीं है तो आपको कैसे लिखना चाहिए? रेलिवेंट, एप्लीकेबल। समझ में आ गई होगी मेरी बात? ठीक है। और जिनको याद हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले ही बोला, पहले प्रेफरेंस याद करने पर मत करो, पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? मेरे से प्रोविजन सही इंप्लीमेंट हो रहे हैं, मैं प्रोविजन सही अप्लाई कर रहा हूं, फिर टाइम बचे तो क्या करो, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सेक्शंस और रूल्स याद करो बाद में। क्या कहता है ये प्रोविजन? इफ
रेसिपिएंट। कौन है रेसिपिएंट? एस्टेब्लिशमेंट इन कर्नाटक, एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। याद आया? तो क्या होगा? वैल्यू डिक्लेयर, जो भी वैल्यू डिक्लेयर की जा रही है, कितना वैल्यू डिक्लेयर किया जा रहा है? 2,75,000 डीम्ड टू बी OMB। तो इसका मतलब वैल्यू कितना होगा? 2,75,000 रुपीज, नॉट 320 प्लस 10%। गुड मॉर्निंग। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। और जिन्होंने आंसर मुझे सही बोला था लेकिन उनका वेट सही नहीं था तो उनको समझ में आ गया, आगे से ऐसे बोलना है, स्टेप बाय स्टेप। Question number 2. An assessee sold certain goods. Assessee sold certain goods to ABC Limited for ₹30,000 GST हटा के on 15th October 2026. 15 अक्टूबर 2026 को 30,000 का माल बेचा। The buyer ABC Limited is a related person as defined under GST Act. It did not sell the goods. किसके एंगल से बात हो रही है ये? It did not. Related person. असेसी ने तो माल बेच दिया रिलेटेड पर्सन को, रिलेटेड पर्सन ने क्या किया? It did not sell the goods. रिलेटेड पर्सन ने आगे नहीं बेचा। इधर रिलेटेड पर्सन ने आगे माल नहीं बेचा। Used as a intermediary product, मतलब उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज कर लिया। And the COP is the 14,000 rupees of that product. Determine the value of supply. क्या होगा वैल्यू? गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? वही स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे जो आएगा वापस आपको पूरा डिटेल में बात करनी है। एसएसजी ने माल बेचा ABC लिमिटेड को, यही दिया हुआ है ना, सोल्ड कितने में? 30,000 रुपीज में सेल किया। ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होगी, और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू यदि अप्लाई नहीं होती तो क्या करेंगे अपन? ट्रांजैक्शन वैल्यू यदि अप्लाई नहीं होगा तो क्या करेंगे? पहला प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है अवेलेबल। दूसरा लाइक लाइक क्वालिटी का वैल्यू वो भी अवेलेबल नहीं है। तो देन थर्ड वन इज रूल नंबर 30, और रूल नंबर 30 का कहता है COP प्लस 10%, दैट इज 14,000 प्लस 10%, दैट मीन्स 15,400। तो कोई डाउट टू एनीवन? आई थिंक क्लियर। द वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी द 15,400 रुपीज। 15,400 रुपीज। लॉक कर दो एवरीवन, कंफर्म। कल अपन ने क्लास के अंदर पढ़ लिया था अप टू द रूल नंबर 31। आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे रूल नंबर 31A। रूल नंबर 31A इज एप्लीकेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। आपको याद आ रहा होगा, इनको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं, और ये सप्लाई माना जाता है। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है, याद आया? गुड मॉर्निंग। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब ये कि जो नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम्स है सप्लाई नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू एज पर रूल नंबर 31A। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे अपन? रूल नंबर 31A, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। पहला केस इन केस ऑफ लॉटरी। यदि कोई भी लॉटरी टिकट यदि सेल किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, तो देन ये जो भी आपका लॉटरी होता है, तो लॉटरी पे आपने देखा होगा उस पर फेस वैल्यू लिखी होती है। लॉटरी टिकट देखे किसी ने? कुछ लोगों को अपना लक
आजमाने का बड़ा शौक होता है, कुछ लोग अपने आप को लकी मानते भी है, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं। कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि लॉटरी टिकट परचेज कर लो, तो उन लॉटरी टिकट पे आपने देखा होगा प्राइस होती है 100 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन विनिंग करोड़ में होती है, लैक्स में होती है जो भी है। तो विनिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कितना जीतोगे, मैं टिकट्स की बात कर रहा हूं। टिकट पे कितना प्राइस, क्या फेस वैल्यू अगर टिकट है 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 2500, 2100, 1500 रुपए, जनरली मेलाज होते हैं ना, मेलाज, तो बहुत सारे मेले, मेलाज के अंदर या बहुत जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट पर क्या होता है, बहुत बार लॉटरी टिकट्स दिए जाते हैं 100 रुपए में, 50 रुपए में, 250 में, 500 में, 1000 में, 2000 में, 3000 में। तो ये जो भी अमाउंट है वो क्या हो गया, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट। फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट कंपेयर विद द जो भी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है, जिस भी स्टेट के अंदर लॉटरी टिकट खेला जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट के द्वारा जो भी प्राइस नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गजट, उन दोनों में से कौन सा अमाउंट दिया जाएगा, विच एवर इज हायर। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ द टिकट 1000 रुपए और ऑर्गेनाइजिंग स्टेट के अंदर जो प्राइस नोटिफाइड है वो है फॉर एग्जांपल 950 रुपीज। इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा हो गया, 1000 रुपये। हम ये मानते हैं कि जो 1000 रुपए का जो लॉटरी टिकट से उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। क्या बोला मैंने, उसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो इसका मतलब, और जीएसटी का रेट कितना है 28%, तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 128, और वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटू 100, क्योंकि आपको पता है जीएसटी यदि इंक्लूड मानते हो तो हमेशा क्या हो जाता है 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी, और रेट ऑफ जीएसटी लॉटरी में कितना है 28%। कितना परसेंट, ये समझ में आ गया सबको, क्या समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल ये लॉटरी टिकट्स का जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू इज 1000 रुपीज, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने जो प्राइस नोटिफाइड किया, तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस नोटिफाइड इज 1100, विच एवर इज हायर अमाउंट कितना है 1100 डिवाइडेड बाय 128, वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100। नहीं आया समझ में, गुड मॉर्निंग, कंफर्म। इन केस ऑफ लॉटरी, इसको अपन दे देते हैं नाम, देयर इज अ केस नंबर 1। इन केस ऑफ लॉटरी, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर, जो हायर अमाउंट आएगी डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकेंड पार्ट, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इन केस ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। इन केस ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग, तो जो भी फॉर एग्जांपल जो भी बेटिंग की जाती है, जो भी आपके कैसिनोज होते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल टोटलाइजर है, जहां पे भी आप ये बेट लगाते हो, तो बेट लगाने के लिए जितने भी अमाउंट का आपने बेट लगाया, 100 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, वो पता होगा जिन्होंने भी कैसिनोज के अंदर खेला होगा, वो एक अलग बात है कि वो 1 का 2 बनेगा, 1 का 4 बनेगा, 1 का 5 बनेगा, आपको पता होगा जिन्होंने खेला होगा। किसी ने आईपीएल में भी बेट लगाया हो, वो इलीगल है, लेकिन मुझे पता है कैसिनोज में तो लीगल होता है। ये गोवा में जाके आप कैसिनोज में खेलते हो तो लीगल है। तो यदि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट, यदि आपने किसी टोटलाइजर को बेट करने के लिए आपने अमाउंट खेला, फॉर एग्जांपल आपने 5000 का गेम खेला, 5000 का बेट लगाया, तो जो 5000 रुपीज का जो आपने बेट लगाया, पूरा का पूरा बेट का अमाउंट क्या माना जाएगा, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। 100% of the value of the bet, that is considered as a value of supply. कोई कंफ्यूजन, सिंपल सा कंसेप्ट। Now we come to the rule number 32. रूल नंबर 32 के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्टेन सप्लाई। सर कितनी सप्लाईज, 5। रूल नंबर 32 के अंदर जो हम बात करेंगे 5 सप्लाईज की बात करेंगे। कितने सप्लाईज की बात करेंगे और उनका वैल्यूएशन आपको रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग करना है, सीक्वेंस में नहीं आना, जैसे अपन अभी सीक्वेंस में आ रहे थे। रूल नंबर 27, 28, 29 ये एप्लीकेबल नहीं हो तो रूल नंबर 30 अप्लाई होगा, रूल नंबर 30 अप्लाई नहीं होगा तो 31। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है सर रूल नंबर 31 भी अप्लाई नहीं होगा तो नो, डायरेक्टली जंप मतलब जो सप्लाईज रूल नंबर 32 के अंदर स्पेसिफाइड, और कितने सप्लाईज है इन 500 में से
जो भी यहाँ पे अपन रूल नंबर 32 के अंदर बात करेंगे, इन पांचों में से यदि आपने कोई भी सप्लाई किया तो आप डायरेक्टली रूल नंबर 32 अप्लाई कर सकते। समझ में आ गई बात? डिटेल में पढ़ेंगे अपन रूल नंबर 32। पहला फॉरेन करेंसी, मैं डिटेल में बात करूंगा इसलिए मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। तो रूल नंबर 32 का पहला पॉइंट फॉरेन करेंसी। रूल नंबर 32 का सेकंड पॉइंट बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय द एयर ट्रेवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, सेकंड हैंड गुड्स एंड वैल्यू ऑफ वाउचर। वाउचर के थ्रू यदि आप कोई सप्लाई करते हो, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया। वाउचर के थ्रू यदि आप सप्लाई करते हो तो जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा? ओनली टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि वाउचर के केस में जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, और यहां पे पढ़ रहे हैं कि यदि आपने वाउचर के थ्रू यदि सप्लाई किया तो वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गई रेफरेंस? कितने पॉइंट हो गए? समझ में आ गई बात? इन पांचों में से कोई भी यदि आप सप्लाई करते हो तो कौन सा रूल? रूल नंबर 32 वुड बी एप्लीकेबल, विल बी एप्लीकेबल। समझ में आ गया बेटा? कितनी सप्लाईज? राइट एवरीवन? यदि इन पांचों में से कोई भी सप्लाई यदि आप करते हो तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 32 अप्लाई होगा। दिस रूल ओवरराइड अदर रूल ऑफ वैल्यूएशन। इट मींस सीक्वेंशियली रूल का वैल्यूएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 28 एप्लीकेबल नहीं होगा तो 29 अप्लाई नहीं होगा तो 30, ना, सीक्वेंस में नहीं। रूल नंबर 27 टू 31 को असाइड करके आप डायरेक्टली चाहो तो रूल नंबर 32 अप्लाई कर सकते हो। ये ओवरराइड करता है अदर रूल ऑफ वैल्यूएशन। समझ में आ गई बात? साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो रूल नंबर 32 है ये ओवरराइड तो करता है अदर रूल्स को, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये रूल ऑप्शनल है। मतलब सप्लायर की मर्जी है कि वो कौन सा मेथड अप्लाई करे, कौन सा रूल अप्लाई करे। समझ में आ गई बात? अब इंपॉर्टेंट बात, कितनी सप्लाईज बात करनी है? 5। तो वन बाय वन डिटेल में आगे बात करते हैं। यस, पहला पॉइंट पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए, रूल नंबर 32, रूल नंबर 32, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज बी। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज बी। मैंने पहले बोला था फैकल्टी तो आपको प्रॉपर रूल नंबर के अंदर पढ़ाएगी। बी और ए तो ऑप्शन है तो ये हटा दो, ठीक है। दिस इज अ रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2। तो जब पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? पॉइंट नंबर ए कहता है रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। यदि आपको याद हो फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट डे, स्टार्टिंग जब हमने इंट्रो पढ़ा था तो मैंने कहा था ओनली जो प्योरली मनी ट्रांजेक्शन है, जहां पे इंटरेस्ट वाला पार्ट आता है, डिस्काउंट वाला पार्ट आता है, वो सप्लाई नहीं माना जाता। याद आया? ओनली जो प्योर मनी ट्रांजेक्शन है, ओनली जो प्योर मनी ट्रांजेक्शन है जहां पे सिर्फ इंटरेस्ट वाला जो पार्ट आ रहा है, जहां पे सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो सप्लाई नहीं है। लेकिन यदि करेंसी का कन्वर्जन होता है रुपीज टू डॉलर, याद है स्टार्टिंग पढ़ा था, एग्जांपल देखिए, रुपीज टू डॉलर, डॉलर टू रुपीज, रुपीज टू जापानीज येन, जापानीज येन टू पाउंड, पाउंड टू डॉलर, डॉलर टू रुपीज। समझ में आया? यदि फॉरेन करेंसी का यदि कोई भी कन्वर्जन किया जाता है तो पहली बात तो फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन आप प्राइवेटली नहीं कर सकते, जो ऑथोराइज डीलर्स है, और जनरली ऑथोराइज डीलर्स कौन होते हैं? बैंक, एफआईज और मनी चेंजर्स। तो जो भी बैंक के एफआईज है, मनी चेंजर्स, आप उनके पास जाओ, वो आपकी मनी को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब बोल के, इनडायरेक्टली मतलब उनके ट्रांजैक्शन में छुपा हुआ होगा मार्जिन, उनके चार्जेस। यस और नो? क्या सप्लाई माना जाता है? आंसर इज यस। ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपने बेटा? याद आ रहा है? जिनको याद नहीं आ रहा घर जाके वाला चैप्टर पढ़ना, सप्लाई वाला। बता भी देता हूं क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ सर्विसेज,
और जिनको याद नहीं आ रहा, जनरली मैं आरबीएच में बोलता हूं, याद नहीं आ रहा, इससे अपने घर जाके आज बोल दो कि मैं फेल हो गया, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग। मैं कभी वेट नहीं करता कि जिस दिन ऐसा ऐसा ही फेल करेगा वो फेल होता है। मैं तो रोज डिसाइड करता हूं कि फेल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है अपना वेट बढ़ाने के लिए, अपना वेट कम करने के लिए, तो 8-7 दिन के अंदर देखता है मेरा वेट कितना कम हुआ। ऐसे देखता नहीं, 4 महीने बाद देखेगा एकदम से वेट कितना कम हुआ। तो वही हम लोगों का भी स्टाइल होना चाहिए। आप दिसंबर में एग्जाम दोगे, दिसंबर के बाद तो डायरेक्टली रिजल्ट आएगा, वो देखना तो नहीं होता। वो तो आपको एवरेज पता होना चाहिए कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। यदि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और यदि मैंने क्लासेस ली है तो मुझे पुराना याद होना चाहिए। यदि मुझे पुराना याद नहीं है, इसका मतलब ये सिग्नल है कि मैं गलत कदमों पे जा रहा हूं, मैं फेल होने की कगार पे। वो मूवीज आती है ना कुछ अंग्रेजी वाली मूवी, यदि किसी ने इंग्लिश मूवी देख रखी हो, कोई शौकीन हॉलीवुड मूवीज का, तो उनमें तो कुछ ज्यादा ऐसी मूवीज आती है। मौत आने से पहले मौत सिग्नल देती है। यदि किसी ने इंग्लिश मूवीज देखी हो, आप यदि सिग्नल देखना स्टार्ट कर दो तो आपको पता चलेगा कब किसकी मौत आने वाली। मतलब मौत गई तेल लेने, वो तो ऐसे फालतू मूवीज दिखाते रहते। किसने देखी है ऐसी मूवी? हॉलीवुड मूवीज मैं कुछ ज्यादा ही देखता हूं, इसलिए मुझे पता है। तो वैसे यहां पे इंपॉर्टेंट है भैया, यदि आप खुद अपने आप के सिग्नल यदि पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे। इतना वेट मत करो, एवरेज अपने आप में देखो कि मुझे पुराना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वे कि बच्चे को क्या बोलते हैं, टेंशन हो रही, टेंशन नहीं तेल लेने यार। ज्यादा टेंशन लोगे तो वैसे ही फेल होंगे। आप तो सिर्फ अपने आप को एनालिसिस करते रहो, एवरी डे मैं इंप्रूव हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, मैं कल से बेटर हूं कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे हमने सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि मनी कभी भी सर्विस नहीं माना जाता, लेकिन यदि मनी का कन्वर्जन किया जाता है फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा। पढ़ा था अपने। और जब सर्विसेज माना जाएगा और सप्लाई भी माना जाएगा तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू किसके लिए हो रही है? बैंकों के लिए। किनकी बात हो रही है? बैंक, एफआईज, या जो भी मनी चेंजर्स जो क्या करते हैं, मनी को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तो जो भी मनी को कन्वर्ट करते हैं उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या? राइट एवरीवन? सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल। क्योंकि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? या तो फॉरेन करेंसी खरीदते हैं या फॉरेन करेंसी बेचते हैं। जैसे इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी बेटा? इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? जल्दी बताओ बेटा। रुपीस। और फॉरेन करेंसी क्या होगी? डॉलर, पाउंड, जापानीज येन, यूरो, डॉट। समझ में आ गई बात? तो सिंपल, बैंक एफआई जब मनी को कन्वर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी खरीद भी सकते और फॉरेन करेंसी बेच भी सकते। समझ में आ गई बात? इजी लैंग्वेज में उन्होंने जो भी फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन किया उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अपन आ जाते हैं डायरेक्टली पॉइंट नंबर ए पे। यहां पे कौन है? मिस्टर ए। ठीक है, 2000 के नोट नहीं चलते, मान लो चलते हैं, जो भी है। तो मिस्टर ए क्या 2000 के नोट है, वो बैंक के पास गया, आईसीआईसीआई बैंक, बोला कि मुझे घूमने जाना है। कहां पे? अमेरिका। तो बोला कि मुझे क्या करो? यूएस डॉलर दे दो। क्या दे दो? क्या था उसके पास? रुपया। ऑब्वियसली इंडियन के बाद तो रुपया ही होगा। तो रुपया था, रुपया लेके बैंक के पास गया और उन्होंने क्या किया? रुपीस को, इंडियन रुपीस को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? यूएस डॉलर के अंदर। डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? डॉलर के अंदर। तो नाउ ये जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके एंगल से बात कर रहा हूं कि ये सर्विसेज मानी जाएगी, जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या? कि जो बैंक ने जो रुपीस के बदले डॉलर दिया, क्या दिया? रुपीस के बदले जो डॉलर दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस? क्या निकाल रहे हैं अपन? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। तो मैंने क्या बताया अभी? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रूल नंबर 32, सब रूल नंबर 2 क्लोज बी। इसको मैं अपने स्टाइल में एग्जाम में लिखना, इसको बोलता हूं लप्पा मेथड। क्या बोलता हूं? एग्जाम में नहीं लिखना है लप्पा मेथड। क्या होता है लप्पा मेथड?
तो गवर्नमेंट ने बोला बोल दिया, सेट सेट खत्म। लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है। आप रीजन बना लेंगे, हम तो जीनियस हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई रीजन नहीं है, बोल दिया बोल दिया। समझ में आ रही बात? कौन सा मेथड है ये? लप्पा मेथड। रूल नंबर 32, सब रूल नंबर 2, क्लोज नंबर बी। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बी, ये क्या कहता है? लप्पा। अब लप्पे का थोड़ा सा याद करना आपके लिए इजी हो जाए, इसे लप्पे को भी समझाने का ट्राई करता हूं। किसी के घर पे कोई तो काम करने आता है बंदा, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एसी वाला, सब दुखी होंगे बिल्कुल मेरी तरह। यदि छोटा सा भी काम हो कारपेंटर का, जैसे जिनके घर में, घर तो सबकी है ना, तो दो डोर बने होंगे, तो आपने देखा हो आपका डोर जब बनाया होगा पूरे घर को तो 2000-3000 में बन गया हो, ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, जो भी वॉटेवर उस समय बना होगा। आज यदि आपके डोर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, हल्का सा ही प्रॉब्लम आता है, आपने किसी कारपेंटर को बुलाया, वो डायरेक्टली बोल देता है 1500 रुपए, और 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ठीक करके चले जाता है। यस और नो? आपने किसी लाइट वाले को बुलाया, वो आते ही बोलता है 200 रुपए, और बहुत बार तो क्या है, लाइट वालों के आते ही पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिर्फ हाथ लगाता ठीक हो जाती है। 200 रुपए किस बात के? 2 रुपए दूंगा। मैंने बोला था आने का 200। आज देखिए अलग अलग अमाउंट है, कोई 200 बोलता है, कोई 300 बोलता है, कोई 500 बोलता है। यह सब लोग मिनिमम अमाउंट हर जगह होती है, तभी तो बोलते हैं छोटा काम बहुत महंगा पड़ता है। तभी तो ये अर्बन क्लेब फेमस हो गई थोड़ी सी, कि स्टैंडर्ड हो गया, बार्गेन कर करके परेशान हो जाते थे, और बंदा आता भी नहीं था कम काम के लिए, क्योंकि उसको पता था कम काम के लिए अंदर ही बंदा पैसा देगा नहीं, तो वो आते ही तो टालते थे। हाँ आता हूं आता हूं आता हूं 4 दिन हो गए। या आपके घर में भी कभी आपने किसी प्लम्बर को बुलाया होगा, वो आता ही नहीं है, क्योंकि उसे बताओ पैसा ही नहीं देगा। क्या क्या चल, लेकिन मिनिमम अमाउंट लेके जाएगा, यदि वो आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा भी मेरा काम कितना हुआ, उससे क्या मतलब है? अब फॉर एग्जाम्पल वो आने का 1000 रुपये लिया, अब उसे क्या कि पूरे दिन भर में काम किया, क्या किया? या बड़ा काम दिया, तो अब वो क्या करेगा? वो कैलकुलेट करेगा, भैया मैंने 2 मिनट के ही 1000 रुपये लिए थे, तो हमें पूरे दिन भर में काम करो, तो मुझे एक काम करो 1 लाख रुपए दो। जूते पड़ेंगे तेरे को। जिनके घर में बड़ा काम हुआ होगा, जो करवाते रहते हैं, उनको पता होगा तो लार्ज काम के अंदर प्राइस बिल्कुल अलग होती। क्या क्या सर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्राइसिंग ही बिल्कुल सेपरेट है आपकी। यस और नो? वही है। तो यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं? बैंकों के एंगल से बात कर रहा हूं। क्या? जो भी बैंक है, जो भी मनी चेंजर्स है, वो क्या करते हैं? मनी को चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी। तो एक फॉरेन करेंसी और एक इंडियन करेंसी। हमें किसके एंगल से बात करनी होगी? रुपीज के एंगल से बात करनी होगी, इंडियन रुपीज के एंगल से। समझ में आ गई बात? तो आपने देखो कि आपने जो क्लाइंट आया था, जो पर्सन आया था आपके पास डॉलर लेके, पाउंड लेके, तो या रुपीज, तो उसने क्या किया? रुपीज के बदले जो डॉलर कन्वर्ट किया है, डॉलर के बदले जो रुपीज कन्वर्ट किया, कितना इंडियन रुपीज में मनी कन्वर्ट हुई है? क्या देखना है? कितना मनी का कन्वर्जन हुआ इन इंडियन रुपीज। फॉरेन अमाउंट आपने कितने का मनी कन्वर्जन किया? 1 लाख रुपीज का। जो क्लाइंट आपके पास आया, एक इंडिविजुअल, उसने कितना अमाउंट कन्वर्ट किया आपसे? 1 लाख रुपए का अमाउंट कन्वर्ट किया। कितने अमाउंट? 1 लाख का मतलब 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है। तो यदि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज तक का यदि किसी भी क्लाइंट के लिए आप एट ए टाइम यदि कोई भी मनी कन्वर्जन करते हो, तो वैल्यू सप्लाई कितना होगा? ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितना भी करेंसी एक्सचेंज किया उसका 1%। कितना परसेंट? आवाज नहीं आ रही, कितना परसेंट? कंपेयर विद 250 रुपया, कंपेयर विद विच एवर इज। और आयर का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, भैया कम से कम 250 तो लूंगा। यदि तो 1000 रुपए का भी, क्या यदि तुमने 1000 रुपए का मनी कन्वर्ट किया, तो 1000 रुपए का 1% कितना होता है? 10 रुपीज। अब 10 रुपीज से क्या होगा? तो मिनिमम 250। मैंने बोला छोटा काम महंगा पड़ता है हर जगह, ये आपको पता है। आप मार्केट में एक एप्पल ले जाओ, एक एप्पल का प्राइस और 10 केजी एप्पल का प्राइस, रातों दिन का अंतर। इसे मिनिमम है 250 तो आई, चाहे आप 10 रुपए का कन्वर्ट कराओ, चाहे 100 रुपए का कराओ, 250 रुपया फिक्स है।
समझ में आ गया, विच एवर इज हायर। यदि 1 लाख रुपीज, क्या बेटा, 1 लाख रुपीज का यदि कोई भी करेंसी यदि कन्वर्ट किया जाता है तो देन जितना भी आपने करेंसी का कन्वर्जन किया 1% और 250 रुपया, विच एवर इज हायर। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आगे, यदि 1 लाख रुपीज से ज्यादा, कितना, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, तो यदि आपका कोई क्लाइंट आता है और यदि आप उसके लिए मनी कन्वर्ट करते हो और जो भी मनी का कन्वर्जन किया आपने 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है, तो 1 लाख रुपीज का ऑलरेडी कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख का कितना हो गया, 1 लाख का 1%, 1 लाख का 1% कितना होता है बेटा, 1000 और 250, विच एवर इज हायर, तो कितना आएगा अमाउंट। मतलब यदि करेंसी, सुनो बात, यदि करेंसी यदि कन्वर्ट हो रही है 1 लाख से ज्यादा, तो 1 लाख का तो ऑलरेडी आपको पता है, 1 लाख का कितना, 1000 रुपया, तो जो 1 लाख का 1000 रुपया है वो तो अब 1 लाख से ऊपर जो परसेंटेज, मैंने बोला जैसे अमाउंट बढ़ती जाती है परसेंटेज चेंज होता जाता है। आपने देखा होगा यदि आप कोई प्रॉपर्टी बाय और सेल करते हो, यदि छोटे अमाउंट की यदि प्रॉपर्टी बाय और सेल करते हो तो ब्रोकर बोलता है 1%, 2%। जैसे आपने करोड़ में यदि कोई प्रॉपर्टी आपने बाय और सेल की, कोई सामने वाला बोलता है भैया 1%, नहीं दूंगा, फिक्स अमाउंट दूंगा, आप धीरे धीरे परसेंटेज कम करने लग जाते हैं। यार सिंपल सी बात है, इमेजिन करो यदि आपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की तो सामने वाले को आप सिंपल सी बात है 100 करोड़ का 1% थोड़ी दोगे, आप उसे बोलोगे भाई मैं तो इतना दूंगा, देख तेरे को पोसाता है तो बता, परसेंटेज क्या हुआ, कम हो। और वही फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो 1 लाख वाला बंदा बोलता है 1% ही कमीशन दूंगा, मैं 1 लाख का 1% कितना होता है, 10,000 रुपए, 10,000 भी नहीं होता है, 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ 10 बार डोलूंगा। तू 1 लाख का माल खरीदा, मैं क्या करूं, ये मुझे कम से कम 11,000 21,000 तो दे, 21,000 से मतलब ही नहीं मेरा तेरे साथ घूमने का, डोलने का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यही लॉजिक है। यदि 1 लाख रुपीज का यदि आपने कोई भी करेंसी कन्वर्जन किया तो कितना अमाउंट, करेंसी कन्वर्जन का 1% और 250 रुपया, विच एवर इज हायर। और 1 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक का जो भी आपने करेंसी कन्वर्जन किया तो 1 लाख का कितना हो गया सर, 1 लाख का 1000 रुपीज तो आपका हो गया। और 1 लाख से ऊपर कहां तक, 10 लाख, मतलब 9 लाख रुपीज। 1 to 10 के बीच में कितना अमाउंट आ गया, 9, मैक्सिमम 9। तो जितना भी आपने करेंसी एक्सचेंज किया उसका कितना परसेंट, 0.5%। परसेंटेज क्या होगा और कम हो जाएगा, 1% का आधा। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। और यदि कोई क्लाइंट आया और यदि करेंसी कन्वर्ट की 10 लाख से ज्यादा, कितना बेटा, और 10 लाख से ज्यादा कितनी भी मतलब 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, तो 10 लाख से ज्यादा जितना भी आपने करेंसी कन्वर्ट किया तो 10 लाख तक का कितना अमाउंट आ गया, कौन बोला 5,500? तो 5,500 कैसे आया, ऐसे आया कि जो 1 लाख है, 1 लाख का कितना, 1 लाख का कितना 1000 और 9 लाख का कितना 0.5%, कितना अमाउंट हो गया ये 5500। ये कितना अमाउंट हो गया, आवाज नहीं आ रही, ये कितना अमाउंट हो गया 5,500। कैसे आया, 1000 प्लस 4,500। एक बार वापस से बताता हूं, 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख का तो ऑलरेडी यही, तो 10 लाख में कितना, 1 लाख पे 1%, 1000 और 9 लाख, रिमेनिंग 9 लाख, ये टोटल 10 लाख हो गया ना। तो 9 लाख का कितना 0.5%, 4,500। तो कितना अमाउंट हो गया 5,500 रुपीज। मेरा समझ में आ रहा है एवरीवन? गुड मॉर्निंग। तो यदि कोई भी करेंसी जो कन्वर्जन किया जा रहा है, यदि वो 10 लाख रुपए से ज्यादा का करेंसी कन्वर्जन किया जा रहा है तो देन जो आपका अमाउंट होगा वो कितना होगा 5,500। 5,500 कहां से आया, अप टू 10 लाख। और 10 लाख से ऊपर आपका परसेंटेज फिर वापस से कम हो जाएगा। पहले कितना था 0.5, उसको और कम कर दो, 0.1 कर दिया। कितना कर दिया, तो 0.1% ऑफ द करेंसी
एक्सचेंज, दिस इज द वन अमाउंट। कंपेयर विद द, मैंने क्या बोला था, एक लेवल के बाद अमाउंट फिक्स कर देते हैं। जैसे जनरली बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदते, तो फिक्स कर देते हैं, बोलते मैं कितने की भी प्रॉपर्टी खरीदूं मतलब नहीं, परसेंटेज नहीं दूंगा, 11 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख दूंगा, 1 लाख दूंगा, फिक्स कर दिया। अब ये नहीं है कि भैया तुम उसका परसेंटेज लगाओ कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का इतना, ना ना ना, अपना फिक्स हो गया, जो भी वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं वो यहां पे भी है कि भैया करेंसी कन्वर्जन तो कितना भी ऊपर हो सकता है, मैक्सिमम 60,000, मैक्सिमम 60,000 रुपीज। ये सब बोलने से फायदा क्या होता है, एग्जाम होने कंफ्यूज नहीं होते। कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर भूल जाता हूं मैं तो, कहां पे लिखना है हायर, कहां पे लिखना है लोअर, और जबकि जो मेरा स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, सर बना लेंगे 1 लाख रुपए के अंदर होगा हायर, और जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा के अंदर होगा लोअर, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट की बात हो रही है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे 2 अमाउंट है, कौन सा, 5,500 प्लस 0.1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज कंपेयर विद मैक्सिमम 60,000, विच एवर इज, और आपको रीजन समझ में आ गया होगा लोअर क्यों, क्योंकि 60,000 से ऊपर नहीं हो सकता। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो गया, 60,000, और यहां पे क्या था, मिनिमम था 250। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, क्या पता सर कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो बस जल्दी से सामने देखो, अपन फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जो मैंने लिखना था उसको देखते हैं ना, वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड, और एक कौन सा वाला पर ले रहे, पहला ऑप्शन, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज बी वाला ऑप्शन, लप्पा। वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज इज रुपीज value of currency exchange is rupees 4,000. What is the value of supply? Value of supply, कौन प्यारा बच्चा था जिसने 400 बोला था? Value of supply is equal to 1% of currency exchange compare with 250 rupees, whichever is, आवाज नहीं आ रही, तो हायर क्या होगा, और जो प्यारे बच्चे गलती से मत बोल देना 4,000 का 1% 400, तो बेटा इतना प्यारा दिमाग है तुम्हारा तो खुद मत करो, कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर कर लेगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन तुम कैलकुलेटर से करते हो। कुछ बच्चे क्या करते, नहीं नहीं हम ऑयल नहीं कर लेते, ना 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 ऐसा पाप मत कर। यदि आप 100% यदि ऑयल नहीं करते हो तो आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। यदि आप 90% यदि कैलकुलेटर करते हो तो फिर 100% कैलकुलेटर करना आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि खुद कैलकुलेट करके किया और हमेशा गलती की। वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेन प्रैक्टिस क्या है। तो 4,000 का 1% दैट इज 40 और 250 विच एवर इज आई। Question number 2, value of currency exchange is rupees. Value of currency exchange is rupees 70,000. What is the value of supply? Value of supply का क्या होगा? यदि 1 लाख रुपीज तक कोई भी करेंसी एक्सचेंज की जा रही है तो 1% ऑफ 70,000 कंपेयर विथ 250 रुपया, विच एवर इज 700 रुपीज। लॉक कर दो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड
is rupees 2,40,000. Value of currency exchange is rupees 2,40,000. What is the value of supply? Value of supply is equal to, यदि 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक, प्यारी बच्ची लास्ट सेकेंड बेंच, यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक की यदि कोई भी करेंसी यदि आप एक्सचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1000 प्लस 1000 कैसा आया? 1 लाख का। तो 1 लाख से 2,40,000 कितना हुआ ये? 1,40,000। 1 लाख तो ऑलरेडी आई, टोटल कितना बेटा? लास्ट बेंच बेटा टोटल कितना रहे? 2,40,000। 1 लाख ऑलरेडी कंसिडर कर लिया ना, बोलते नहीं हो, 1 लाख ले लिया ना, तो कितना बचा? 1,40,000। तो 1,40,000 का कितना? 0.5%। तो 0.5% ऑफ 1,40,000। दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? दोनों मिला के 17 से लॉक कर दूं? कंफर्म? value of supply is equal to value of supply is equal to sorry value of supply नहीं, value of currency exchanged is rupees 15 lakh। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई यदि 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि आपने करेंसी एक्सचेंज की है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 10 लाख तक 5,500 प्लस 0.1%। 10 लाख से ऊपर कितना करेंसी एक्सचेंज है? 5 लाख। तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड? ये क्या हो गया आपका? कंपेयर विथ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैक्सिमम अमाउंट कितना है? विच एवर इज लोअर अमाउंट कितना आएगा? 6,000। एक लास्ट रो ले लेते हैं, मुझे लगता है अब टेबल आपको समझ में आ गई होगी। जिनको पहले आ गई थी अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो ये क्वेश्चन देखने के बाद वो कंफ्यूजन भी रिमूव हो गया होगा, सर टेबल कैसे अप्लाई करनी है। वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड इज रुपीज बेटा 500 lakhs। What is the value of supply? So value of supply is equal to up to the 10 lakh rupees, up to the 10 lakh rupees का जो करेंसी एक्सचेंज है वो फिक्स हो गया 5,500 प्लस 0.1% ऑफ रिमेनिंग। कितना आएगा अमाउंट? कितना आएगा? 0.1% किसका होगा? $500 minus 10, 490 lakhs। यही तो आएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। कंपेयर विथ 60,000 विच एवर इज लोअर। 55,500। एक बार चेक कर लेना यही आ रहा है क्या? बेटा खुद कैलकुलेट करना। एक बार चेक करो बेटा, एवरीवन एक बार चेक करो कितना आएगा अमाउंट। 55,500 कौन प्यारा बच्चा बोला था?
नंबर कट जाएगा बिना मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक का। ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक, और कोई बच्चे तो पढ़ रहे हो ना, पढ़ना नहीं है सब कभी भी, खुद करके देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनो भी नहीं, आप खुद करके देखो, बहुत इजी है फिर भी, क्योंकि तुम लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तभी तो सीएस किया है। 54,500 तो और बच्चों करके देखना है। यस, डन बाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, Messrs M&O Limited Delhi is an authorized money changer registered under the FEMA. It has entered the following transaction of supply of the money changing, और ये कुछ 5 अलग अलग पॉइंट आपको दिए हुए हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज जीएसटी पेएबल। आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है वो भी बता रखा है, बी मतलब सेकंड फर्स्ट वाला ऑप्शन, लप्पा वाला। कौन सा? लप्पा वाला, जो अपन अभी कर रहे हैं। राइट एवरीवन, साथ में करें अपन। अब एडिंग क्या बनाओगे? एडिंग बताओ, एडिंग क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज फॉर मेसर्स M&O लिमिटेड दिल्ली। कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट का। क्या हुआ? वही जो आपका एडिंग लिखने का बेस्ट तरीका होता है, लास्ट लाइन पढ़ लो क्वेश्चन की, कि जो आपको कंप्यूट करना है ना वही आपकी हेडिंग बनती है। आपको कंप्यूट क्या करना है? तो स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ, कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल। किसके लिए? फॉर मेसर्स M&O लिमिटेड। क्योंकि मैं आपको तरीके बताने में बिलीव करता हूं कि आप एग्जाम में कैसे हेडिंग बना सकते हो, कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। समझ में आ गया? पर्टिकुलर्स अमाउंट। रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? पॉइंट नंबर 1, 600 ट्रांजैक्शंस। वैसे क्या होता है, ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल होती है, अपन भी ऐसे ही करते हैं। कोई ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट की हो तो उसको अपन क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि एक कस्टमर आया होगा, तो एक कस्टमर आया होगा जिसने 20,000 रुपीज की ट्रांजैक्शन की, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बता दिया कि 20,000 रुपीज की जो ट्रांजैक्शन हुई वो ऐसे 600 लोगों ने की। किन्होंने की? तो 600 ट्रांजैक्शन की बात तो बाद में। एक ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल अमाउंट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वो आपका जो फॉर्मूला जो अप्लाई होता है कौन सा वाला? 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, वो किसके ऊपर अप्लाई करना है? पर ट्रांजैक्शन। एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया? वो किया 20,000 रुपीज का। कितने अमाउंट का? आवाज नहीं आ रही। कितने अमाउंट का? और ये 20,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन किया, तो कौन से पॉइंट में आएगा बेटा? पॉइंट नंबर 1, ट्रांजैक्शन डन अप टू रुपीज 1 लाख। यदि 1 लाख रुपीज की यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? तेज बोलो बेटा, क्या होगा? 1% ऑफ करेंसी कन्वर्टेड एक्सचेंज। कितना अमाउंट? 20,000 कंपेयर विथ 250, विच एवर इज और आया अमाउंट कितना है? ये कितनी ट्रांजैक्शन का है? और ऐसे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? बचपन में पढ़ा होगा आपने, यदि एक पेंसिल 10 रुपए की आती है तो बताओ 5 पेंसिल कितने की आती है? तो यहां पे थर्ड फोर्थ में क्वेश्चन पढ़े होंगे, मल्टीप्लाई होता है। जब भी 1 यूनिट दे रखी होती है, उसके रहते हैं आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, जब आपको काउंट करनी होती है तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? ये तो आता ही था वैसे भी। कितना है अमाउंट? 250 into 600, 1,50,000 रुपीज। लॉक कर दो।
ना, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम भी नहीं बताओगे, जिससे पूछूंगा नहीं बताऊंगी तुम ही, लेकिन सब नहीं, ऐसे मजा ही नहीं आता, पोल ही नहीं खुलती बच्चे की। पॉइंट नंबर 2, 500 transactions of conversion of dollar into Indian rupees of 1 lakh rupees per transaction, last second bench corner वाली प्यारी बच्ची, what is the value of supply in the point number 2? पॉइंट नंबर 2, तेज बोलो बेटा। फिर सेकंड बेंच लेफ्ट हैंड साइड, और 1 लाख रुपीज तक का यदि कोई भी करेंसी यदि आपका कन्वर्ट हुआ तो 1% ऑफ 1 लाख और 250 विच एवर इज आयर क्या आएगा, तो एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू, और ऐसी कितनी ट्रांजैक्शन लॉक कर दूं, किन किन को डाउट है, मेरा किन किन को डाउट है, तुम्हें डाउट है, हमें बोलो बेटा, नहीं है कंफर्म, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, तुम ही बता दो बेटा। पॉइंट नंबर 3, 200 ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंडियन रुपीज इन द डॉलर ऑफ 5 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन, 5 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी, फोर लाख, क्या करूं 4 लाख का, वैल्यू ऑफ सप्लाई, 4 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड में बगल वाली बच्ची, ना बेटा उसको बोलने दो, तुम बाद में बोलना। मिड वाली बच्ची, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम बताओ बेटा, बेटा हेलो, क्या कर रही थी तुम, 1000 तो बोलना पड़ेगा ना, 1 लाख का 1000 रुपया प्लस 0.5% ऑफ 4 लाख, whichever is, बीच में क्यों बोलते हो, whichever is हायर लोअर, तो बीच में नहीं, whichever is हायर लोअर ये अच्छी बोलेगी, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं, सीखो, और बीच में बोलो, हाँ हायर ही तो आएगा बेटा, यहां पे 2 अमाउंट है, 1 अमाउंट है 2 है, और है बीच में, फिर हायर लोअर कहां से आ गया, फिर तुम रूम में अकेली खड़ी हो, कोई तुमसे पूछे तुम्हारी हाइट कम या ज्यादा है, अकेले थोड़ी कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन तो 2 लोग होते हैं तब होता है ना, बात समझ नहीं। मैं जानबूझ के आप लोगों को पैनिक करने के लिए करता हूं, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में ये आए, तुम लोगों को अलर्ट करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि एग्जाम में आप प्रेशराइज, चलिए बच्चे बोलते मुझे आता सब कुछ है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में मुझसे गलती क्यों होती है, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है स्ट्रेस लेने की, इसलिए क्लास में बहुत स्ट्रेस डालता हूं, आराम से देखो, को यही नहीं, ना तो आया ना लो, बात ही नहीं, एक ही अमाउंट आ रहा है, क्या आ रहा है अमाउंट, 1000 4000 4 लाख का 0.5% कितना होगा, 2000, 2 + 1 3, 2 + 1 3 होता है ना, मजाक करता था, 3000 ये एक ट्रांजैक्शन का, और ऐसे कितनी, कितना है अमाउंट, लॉक कर दो एवरीवन। अपनी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है लेकिन चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्पीड नहीं करती, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो घर पे पढ़ना भी स्टार्ट कर। पॉइंट नंबर 4, प्यारी बच्ची, 4th बेंच लेफ्ट हैंड साइड, 4th बेंच, गुड मॉर्निंग, या बेटा 4th, 100 transaction of conversion of euro into Indian rupees of 500 lakhs per transaction। अभी तो किया था अपने, क्या किया था बताओ, क्या करना पड़ेगा, 500 लाख को 10 लाख, फिर आया 4 लाख को,
490 लाख है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका 5,500, तो आपका किसका हो गया 10 लाख का, और 10 लाख से ऊपर आपका क्या हो गया 0.1% ऑफ 490 lakhs, ये हो गया वन अमाउंट। कंपेयर विथ 60,000 विच एवर इज कितना आएगा अमाउंट 54,500 ऑफ वन ट्रांजेक्शन, ऐसी कितनी 100, तो 54,500,00 लॉक कर दो एवरीवन। $300 transactions of conversion of dollar into euro of rupees 100 lakhs per transactions। 100 रुपीज की क्या ट्रांजेक्शन ले लिया तो समझ में आ जाएगा, वो 250 रुपये आएगा वैल्यू, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अपन तो 100 lakhs कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 100 lakhs का मतलब क्या हुआ, वही पॉइंट नंबर 3। 10 lakhs से ऊपर अपन क्या करते हैं बेटा 5,500 रुपये 10 lakhs का, और 10 lakhs से ऊपर 0.1% ऑफ कितना आएगा ये 90 lakhs, और 60,000 विच एवर इज कितना आएगा अमाउंट 100 lakhs में से 10 lakhs माइनस किया 90 lakhs का 0.1% और 5,500 आपने ऐड किया, और 60,000 विच एवर इज लोअर 14,500, ये कितना 1, और ऐसे कितनी 300 इंटू 300 करो कितना आया, हाँ 43 लाख। लॉक कर दूं, इसको क्या नाम दे, इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ रहा है जल्दी बताओ, ये लोग कर लोगे अपने आप। और जीएसटी का रेट कितना एप्लीकेबल है 18%, तो ये आ जाएगा जीएसटी का अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा उसमें 18% अप्लाई कर देना, आ जाएगा डायरेक्टली वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी जीएसटी पेएबल। और ये ऐड करके बता दो कितना आ रहा है अमाउंट 1,10,00,000। एक बार चेक करना सबका यही आ रहा है, खुद कैलकुलेट करो, जिनके यार कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल से करो। 1,10,00,000 रुपीज 50,000 रुपीज का आपका टोटल वैल्यू सप्लाई आएगा। जीएसटी का रेट आपका आ गया 18%, जीएसटी का रेट 18%, तो जीएसटी का अमाउंट कितना आ रहा है बताओ, वो कर लेना। डन। हमें एक ऑप्शन और पढ़ना था लेकिन कम टाइम में नहीं हो पाएगा, तो जितना मैंने पढ़ाया पढ़ के आना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।